रहीम लॉ एंड जॉब्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म से बाबर इमरान आपसे मुखातिब हूँ। हमने लॉ पीरा के हवाले से प्रेपरेशन का आगाज़ किया हुआ है। इस सिलसिले में आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है, जिसका पार्ट फर्स्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। टाइटल है हमारा कॉलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड पंजाब एक्ट 1912। बेसिकली सरकारी ज़मीनों की आबादकारी का कानून, पंजाब के अंदर सरकारी ज़मीनों की आबादकारी के लिए 1912 में जो कानून बनाया गया, इसके ऊपर जो है आज हम डिस्कशन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप ये याद रखें कि कोई भी कानून जो है ना, जब बनाया जाता है तो उस वक्त के जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं, जो कंडीशंस होती हैं, उनको सामने रखकर जो है वो बनाया जाता है। फिर उसमें वक्त के साथ साथ जो है वो थोड़ी बहुत तब्दीलियां या तरमीम जो है वो ज़रूर होती हैं। और ये कानून भी उस वक्त 1912 के अंदर बनाया गया जब हुकूमत पंजाब ने बड़ी मिकदार में ज़मीनें, गवर्नमेंट लैंड्स जो हैं वो किसको दी, लोगों को आबादकारी के लिए, कॉलोनाइजेशन के लिए देना शुरू की। अब इस एक्ट की सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट बेसिक इंफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। और ये जो 5-6 बेसिक इंफॉर्मेशन हैं, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इनमें से हम स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहला है एक्ट टाइटल। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, एक्ट का टाइटल जो है वो द कॉलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड पंजाब एक्ट 1912 है, यानी इसी टाइटल से ही हमने लेक्चर का आगाज किया। अब हुकूमत पंजाब ने मुख्तलिफ शोबों में मुख्तलिफ एक्ट्स जो है वो डेवलप किए। तो ये पंजाब की तरफ से ये 5वां एक्ट है, इसलिए पंजाब एक्ट 5 जो है इसके साथ मेंशन किया गया है। ये आपका क्वेश्चन बन सकता है कि कॉलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड जो है ये पंजाब का कौन सा एक्ट नंबर है, तो आप बताएंगे कि ये 5वां या 5th जो है वो एक्ट नंबर है। अब ये इनएक्टेड कब हुआ, तो इसकी डेट ऑफ इनएक्टेड जो है वो बेसिकली 21 जून 1912, यानी कि इसको 21 जून 1912 के अंदर जो है वो नाफिज किया गया। इसमें बेसिकली 4 चैप्टर्स हैं और इसके अलावा जो है 38 सेक्शंस हैं। और हम कोशिश करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप जो भी फेमस सेक्शंस हैं उनको डिस्कस करें, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो उन सेक्शंस को जो है हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और लेक्चर में हम आपको फिर आखिर में शेड्यूल्स के बारे में भी बताएंगे। और इसमें टोटल शेड्यूल्स कितना है, टोटल शेड्यूल्स जो हैं वो 2 हैं। तो ये जो हमारा लेक्चर है इसका पार्ट 1 है और इंशाल्लाह कुछ अपना एवरीडे के हिसाब से आपके लिए पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 जो है वो भी इसी का बनाया जाएगा, ताकि आपको ये सारा कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। ये लॉ बेसिकली जमीन की अलॉटमेंट, इसके अलावा पोजेशन यानी कब्जा, इनहेरिटेंस यानी विरासत, ट्रांसफर यानी कि मुंतकली, और गवर्नमेंट राइट्स जो हैं हकूमती हकूक के बारे में है। अब अगर मैं इसके की प्रोविजंस के ऊपर बात करूं तो इनमें हम सेक्शन बाय सेक्शन जो है वो डिस्कशन करेंगे। तो की प्रोविजन में बेसिकली सेक्शन नंबर 1 जो है ये टाइटल एंड एक्सटेंट के बारे में है, यानी नाम और इतलाक। लॉ का नाम क्या होगा, कहां पर इसका इतलाक होगा, क्या कोई ऐसे एरियाज भी हैं जहां पर ये लॉ इंप्लीमेंट नहीं होगा। तो लॉ का नाम जो है बेसिकली कॉलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड पंजाब एक्ट 1912 और अप्लाई पूरे पंजाब प्रोविंस पर होगा, सिवाय किसको छोड़कर, सिवाय ट्राइबल एरियाज को छोड़कर, बिकॉज ट्राइबल एरियाज जो है हैव देयर ओन कल्चर्स, कस्टम्स एंड लॉज। अच्छा बेटा, अगर मैं ये कहूं कि ट्राइबल एरियाज जो हैं, कबायली इलाके जो हैं, उन पर यह लॉ लागू नहीं होगा। और मैं इसी बात को अगर एक ही लाइन में वाइंड अप करने की कोशिश करूं तो मैं यूं कहूंगा कि अगर जमीन हुकूमत पंजाब की है और किसी को आबादकारी के लिए दी गई है तो उस पर कानून लागू जो है वो होगा, उस पर कानून ये वाला लागू होगा। अब अगर मैं इस कानून के तहत जो है ये बताऊं कि इस कानून के आने से कौन सा कानून जो है
वो रिपील्ड हो गया यानी मनसूख हो गया, तो सेक्शन नंबर 2 जो है वो रिपीलिंग को बताता है यानी मनसूखी को बताता है। इस एक्ट ने एक पुराना एक्ट जिसको गवर्नमेंट टेनेंट्स पंजाब एक्ट 1893 कहते हैं, उसको क्या कर दिया, उसको रिपेल कर दिया, उसको मनसूख कर दिया। और अब सारी जमीनों की आबादकारी और टेनेंसी जो है के मामलात इसी 1912 के कानून के मुताबिक चलाए जाएंगे। मैं यूं कहूंगा कि अगर किसी को जमीन 1893 के कानून के मुताबिक मिली थी, तब भी उस पर अब 1912 का ही कानून क्या होगा, लागू होगा। और इसका जो सेक्शन 3 है वो हमें इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में बताता है। सेक्शन 3 जो है वो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में बताता है। स्टूडेंट्स, किसी भी कानून को समझने के लिए सबसे जरूरी चीज है डेफिनेशंस, क्योंकि अगर हम उस एक्ट में मौजूद कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो हैं उनको समझ लेंगे तो फिर उस पार्टिकुलर एक्ट को, कानून को जो है वो एक्सप्लेन करना हमारे लिए आसान होगा। इसलिए इसके सेक्शन 3 के अंदर इंपॉर्टेंट यूजफुल जो है वो डेफिनेशंस दी गई हैं, और इनमें सबसे पहली डेफिनेशन जो है वो किसकी है, कलेक्टर की है। कलेक्टर को हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी बोलते हैं, और इसको अपॉइंट कौन करता है, इसको अपॉइंट करता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। जो कलेक्टर होता है इसको हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी बोलते हैं, और इसको अपॉइंट करता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। यानी कि ये वो ऑफिसर है जो पूरे जिले में इस एक्ट को क्या करता है, इंप्लीमेंट करता है। तो कलेक्टर बेसिकली वो ऑफिसर होगा जो एक्ट को पूरे जिले में क्या करेगा, इंप्लीमेंट करेगा। उसके बाद है एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, जिसको हम रेवेन्यू ऑफिसर या ईडीओ रेवेन्यू के नाम से भी जानते हैं। बेटा ये जो ऑफिसर है इसको भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है अपॉइंट करता है, ताकि वो कलेक्टर की पावर जो है वो क्या कर सके, यूज कर सके, और इसका जो रैंक होता है वो भी कलेक्टर के बराबर का होता है। यानी ये वो अफसर है जिसे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है कलेक्टर के अख्तियारात इस्तेमाल करने के लिए मुकर्रर करता है। मतलब ये कि कलेक्टर की पावर बाज औकात जो है ईडीओ रेवेन्यू को भी दी जा सकती है। उसके बाद है बेटा कॉलोनी। कॉलोनी जो है वो बेसिकली एरिया है डिक्लेयर्ड बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट फॉर कॉलोनाइजेशन। प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है कॉलोनाइजेशन के लिए जो एरिया डिक्लेयर करती है उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, कॉलोनी कहते हैं। यानी कि मैं यूं कहूंगा कि कॉलोनी बेसिकली वो एरिया, वो इलाका है जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट कॉलोनाइजेशन के लिए डिक्लेयर करती है। नई आबादकारी के लिए सपोज अगर जमीन दी गई है हुकूमत की तरफ से, तो वो जमीन क्या कहलाएगी, वो जमीन कॉलोनी कहलाएगी। उसके बाद बेटा नेक्स्ट है प्रेस्क्राइब्ड। प्रेस्क्राइब्ड बेसिकली एनीथिंग सैंक्शनड बाय बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अंडर दिस एक्ट। यानी वो चीज जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है इस एक्ट के तहत मुकर्रर करे या सैंक्शन करे, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं प्रेस्क्राइब्ड। मतलब ये कि अगर एक्ट में लिखा है कि इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर, तो ये तरीकाकार जो है ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू क्या करेगा, तय करेगा। नेक्स्ट है बेटा इंप्रूवमेंट। इंप्रूवमेंट से मुराद जो है वो काम है जिससे जमीन या टेनेंसी की वैल्यू या फायदा जो है वो बढ़े। यानी इंप्रूवमेंट वो बेसिकली वर्क है विच इंक्रीज द वैल्यू और बेनिफिट ऑफ टेनेंसी। जैसे एरिगेशन है, फ्लड प्रोटेक्शन है, रिक्लेमेशन है, इसके अलावा टेरेसिंग है, और इसके साथ जो है वो एम्बैंकमेंट है। एरिगेशन कहते हैं बेटा आबपाशी के जो इंतजामात होते हैं। जहरी बात है जिस जमीन को ज्यादा नेचुरल वाटर जो है वो मिलेगा उतना ज्यादा जो है उसकी ग्रोथ, उसमें पाई जाने वाली फसलें जो हैं वो अच्छी होंगी। अब जहरी बात है बहुत सारी जमीनें जो हैं पंजाब की फ्लड के जेर असर आ जाती हैं, तो फ्लड की प्रोटेक्शन के लिए, सैलाब से बचाव के लिए भी इकदामात करना। इसके अलावा जो जमीन काश्त के काबिल नहीं है, बंजर है, ना काबिल काश्त जमीन जो है उसको काबिल काश्त बनाना, यानी कि उसकी रिक्लेमेशन करना। इसके अलावा टेरेसिंग का मतलब है अगर जमीन में ऊंच नीच है, यानी जमीन ढलवानी है, तो उस ढलवानी जमीन को जो है वो सतह बराबर करना,
ताकि वहां पर खेत जो है वो आसानी से बन सके, वहां पर काश्त जो है वो आसानी से हो सके। तो बेटा याद रखिएगा, ये मस्ट नॉट रिड्यूस द लैंड प्रॉपर्टी वैल्यू, लेकिन शर्त ये है कि इस इंप्रूवमेंट से लैंड लॉर्ड की जो जमीन है उसकी वैल्यू कम ना हो। जो भी इकदाम करें उससे वैल्यू कम नहीं होनी चाहिए, बल्कि इंक्रीज होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। टेनेंट किसको कहते हैं? हम मुतअद्दिद एक्ट में इसका जिक्र कर रहे हैं। एनी पर्सन होल्डिंग लैंड इन अ कॉलोनी, कोई भी बंदा जो कॉलोनी में लैंड को होल्ड करता है उसको हम क्या बोलते हैं? टेनेंट ऑफ गवर्नमेंट, इंक्लूडिंग प्रीडिसेसर जो है और सक्सेसर जो है। तो ये प्रीडिसेसर भी हो सकता है और सक्सेसर भी हो सकता है। मैं आसान करके आपको समझाता हूं कि कोई भी शख्स जो कॉलोनी में जमीन हुकूमत से टेनेंसी के तौर पर रखता है उसको टेनेंट कहते हैं। अब इसमें टेनेंट जो है कोई भी बंदा खुद काश्तकारी कर रहा है वो भी हो सकता है, या प्रीडिसेसर पिछले जो काश्तकार हैं जो कई जमाना पहले काश्त करते रहे थे फिर उन्होंने छोड़ दी, फिर वापस काश्त करना चाहते हैं तो वो भी हो सकते हैं। या अगर कोई बंदा जो काश्त कर रहा था वो फौत हो गया है तो उसके वारिसीन या जानशीन भी हो सकते हैं, जिनके लिए हम टर्म यूज करते हैं सक्सेसर। तो सक्सेसर भी जो है वो हो सकते हैं। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट टर्म है ओरिजिनल टेनेंट। ओरिजिनल टेनेंट जो है वो किसको कहते हैं? एनी मेल टू होम टेनेंसी वाज अलॉटेड बाय द कलेक्टर, यानी वो मेल पर्सन जिसे कलेक्टर ने सबसे पहले टेनेंसी अलॉट की हो उसको हम नाम देते हैं ओरिजिनल टेनेंट। उसको हम क्या नाम देते हैं? ओरिजिनल टेनेंट। अब ये जो ओरिजिनल टेनेंट है ये मेल ट्रांसफरीज भी हो सकते हैं और सक्सेसर भी हो सकते हैं। यानी कि ओरिजिनल टेनेंट जो है फिर इस जमीन को किसी और मर्द को ट्रांसफर कर दे तो उसको हम बोलते हैं मेल ट्रांसफरीज। या मेरा बेटा ये उनका कोई जानशीन, उसके फौत होने के बाद उसका कोई बच्चा जो है, बेटा जो है वो हो सकता है सक्सेसर, जिसे हम कहते हैं जानशीन के मीनिंग में आता है। फीमेल सक्सेशन पॉसिबल ओनली इफ कलेक्टर नॉमिनेट, यानी कि जो आमतौर पर मेल पर्सन होगा वो किसी फीमेल को जो है वो ओरिजिनल टेनेंट नहीं बना सकता। फीमेल सिर्फ एक ही सूरत में बन सकती है अगर कलेक्टर उसको क्या करे? नॉमिनेट करे। उसके भी रूल्स हैं जो कि हम सेक्शन 21 के अंदर पढ़ेंगे। यानी फीमेल सक्सेशन जो है, औरत को टेनेंसी जाना जो है सिर्फ उसी वक्त मुमकिन है जब कलेक्टर उसे क्या करेगा? नॉमिनेट करेगा। और ये हम कब डिस्कस करेंगे? ये हम सेक्शन 21 के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके बाद बेटा हम चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 1 की तरफ। हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है वो प्रीलिमिनरी है और ये सेक्शन 4 से स्टार्ट है, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ एक्ट। एक्ट की एप्लीकेशंस कहां कहां जो है इंप्लीमेंट होंगी, यानी सिंपली है कि इस कानून का इतलाक कहां कहां होगा। तो ये एक्ट उन तमाम इलाकों पे लागू होगा जहां पहले गवर्नमेंट टेनेंट एक्ट 1893 नाफिज था, यानी एक्ट अप्लाई टू द एरियाज वेयर गवर्नमेंट टेनेंट एक्ट 1893 वाज इन फोर्स। और इसके अलावा जो है एंड अदर लैंड्स नोटिफाइड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, और उन दीगर जमीनों पर भी जिन्हें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो क्या करे? नोटिफिकेशन के जरिए से शामिल की हो। तो ये एक्ट कहां पे लागू होगा? गवर्नमेंट टेनेंट एक्ट जिन पर लागू होता था वो तो सारी जमीनें। इसके अलावा अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने कोई नोटिफिकेशन दिया है किसी भी लैंड का कि ये पार्टिकुलर लैंड जो है वो इस एक्ट में शामिल होगी, तो वो लैंड भी क्या होगी? इसमें शामिल होगी। याद रखिएगा कुछ सेक्शंस जो हैं जैसे 20 है, 21 है, 22 है, 23 है, तो ये हर जगह अप्लाई नहीं होंगे। यानी ये सेक्शंस क्या है? मुस्तस्ना है, ये स्पेसिफिक हैं। ये तब लागू होंगे जब हुकूमत बाकायदा हुक्म जारी करेगी। यानी दिस एक्ट इज नॉट फुली एप्लीकेबल। देयर सेक्शंस, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, 20, 21, 22, 23 may not apply until the government direct otherwise,
कि गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्टली क्या करे, इंप्लीमेंट करे, तब ठीक है, वरना जो है ये इंप्लीमेंट नहीं होंगे। गवर्नमेंट कैन ऐड मोर एरियाज और लैंड थ्रू ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ये तब ही लागू होंगे जब हुकूमत क्या करेगी, बाकायदा जो है वो हुक्म जारी करेगी। हुकूमत के पास अख्तियार है कि वो मजीद एरियाज या लैंड्स को जो है वो क्या करे, शामिल करे। और जैसे ही शामिल करेगी वो किसके जरिए से करेगी, याद रखिएगा, ऑफिशियल गजेट नोटिफिकेशन आएगा, ऑफिशियल गजेट नोटिफिकेशन के जरिए से जो है वो शामिल करेगी। यानी कि सेक्शन नंबर 4 को अगर मैं एक लाइन में वाइंड अप करूं तो मैं यूं कहूंगा कि ये कानून सिर्फ उन्हीं जमीनों पर लागू है जिन्हें हुकूमत ने डिक्लेयर किया है, लेकिन हुकूमत चाहे तो नई जमीनें भी इसमें शामिल कर सकती है। हुकूमत जो है वो इसमें नई जमीनें भी शामिल कर सकती है। उसके बाद है बेटा पावर टू विदड्रॉ अ कॉलोनी, यानी कॉलोनी को खारिज करने का अख्तियार। अगर द प्रोविंशियल गवर्नमेंट कैन ऑफिशियल नोटिफिकेशन विदड्रॉ अ कॉलोनी पार्ट ऑफ इट फ्रॉम दिस एक्ट और एनी ऑफ इट्स प्रोविजन, यानी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास ये अख्तियार है कि वो किसी कॉलोनी या उसके हिस्से को पूरे एक्ट से या किसी खास सेक्शन से क्या कर सकती है, विदड्रॉ कर सकती है, खारिज कर सकती है। ये भी हमेशा ऑफिशियल गजेट नोटिफिकेशन के जरिए से होगा। अगर हुकूमत समझे कि किसी कॉलोनी पर यह कानून लागू नहीं रहना चाहिए तो वो उसे नोटिफिकेशन के जरिए से जो है वो निकाल सकती है। और सेक्शन नंबर 5 जो है ये बेसिकली हमें पावर टू विदड्रॉ अ कॉलोनी के बारे में बताता है। इसके बाद सेक्शन नंबर 6 जो है ये हमें बताता है एप्लीकेबिलिटी ऑफ द टेनेंसी एक्ट, यानी कि सेक्शन नंबर 6 जो है ये किरायादारी के कवानीन के इतलाक के बारे में है। आपने इससे पहले जो है अगर पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887 की मेरी लेक्चर वीडियो नहीं देखी तो प्ले लिस्ट के अंदर वो लेक्चर मौजूद है। पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887 और दीगर जो टेनेंसी के लॉज हैं इस एक्ट के तहत दी गई टेनेंसीज पर लागू नहीं होते, याद रखिएगा। सिर्फ वही प्रोविजंस लागू होंगे जो सेक्शन 7 में स्पेसिफिकली मेंशन है। यानी हम जब सेक्शन 7 पढ़ेंगे ना तो उसमें जो जो पार्ट्स या एक्ट्स एप्लीकेबल होंगे वही लागू होंगे, सारे के सारे एक्ट्स जो है वो लागू नहीं होंगे। अगर मैं इजी वर्डिंग में बताना चाहूं तो मैं यूं कहूंगा बेटा कि इस एक्ट की टेनेंसीज पर आम टेनेंसी लॉ अप्लाई नहीं होंगे सिवाय इनके जो आगे सेक्शन 7 में मैं बताने वाला हूं। आप सेक्शन 7 सेक्शन 7 जो है ये बेसिकली एप्लीकेबिलिटी ऑफ द पंजाब लैंड रेवेन्यू 1967 एक्ट एंड पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887, यानी कि ये बेसिकली कानूनी कार्रवाई में दीगर कवानीन का इतलाक है। इस एक्ट के तहत तमाम जो प्रोसीडिंग्स हैं, तमाम जो कार्रवाइयां हैं वो दर्ज झेल कवानीन के मुताबिक होंगी। नंबर 1 पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 और पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887 का चैप्टर नंबर 7 ओनली इंपॉर्टेंट है। पंजाब टेनेंसी एक्ट का कौन सा चैप्टर जो है वो इसमें शामिल किया गया है तो आप बताएंगे चैप्टर नंबर 7 जो है वो इसके अंदर शामिल किया गया है। और एनी लॉ रिलेटेड टू द टेनेंसी इन फोर्स एट दैट टाइम, या कोई और टेनेंसी लॉ जो है जो उस वक्त क्या हो, नाफिज हो, वो भी मुमकिन है। लेकिन ये कवानीन इस एक्ट को याद रखिएगा कैनॉट ओवरराइड कहते हैं बर्तरी। तो ये कवानीन इस एक्ट को ओवरराइड यानी बर्तर नहीं कर सकते जब तक इस एक्ट में खुद इसकी इजाजत जो है वो ना दी गई हो। यानी कि दिस एक्ट कैन नॉट क्रॉस दिस एक्ट अंटिल दिस एक्ट परमिटेड हिम। जब तक ये एक्ट उनको परमिट ना दे तो वो इसको जो है वो इस पर ओवरकम नहीं कर सकते। अगर मैं इजी वर्डिंग में कहूं तो मैं यूं कहूंगा कि मुकदमात और कार्रवाई का जो तरीकाकार है वो लैंड रेवेन्यू एक्ट और टेनेंसी एक्ट के मुताबिक होगा, लैंड रेवेन्यू एक्ट और टेनेंसी एक्ट के मुताबिक होगा। मगर ये कवानीन जो हैं
कॉलोनाइजेशन एक्ट पर जो है वो गालिब नहीं आएंगे, याद रखिएगा। सेक्शन 8 अमेंडमेंट इन पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें बेसिकली तरमीम का कहा गया है कि पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट की सेक्शन 136 में तरमीम की गई, सेक्शन 136 में तरमीम की गई। इस तरमीम के बाद जो पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1887 है, उसमें चैप्टर नंबर 4 में कुछ खास विलेज साइट्स जो हैं उन पर लागू होगा, ओवरऑल जो है वो इंप्लीमेंट नहीं होगा। यानी कि सेक्शन 136 ऑफ पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट अमेंडेड टू अप्लाई चैप्टर 4 ऑफ द लैंड रेवेन्यू एक्ट 1887 टू द विलेज साइट्स। ये सिर्फ और सिर्फ विलेज साइट्स जो हैं उन पर ये क्या होगा, ये लागू होगा, उनके लिए जो है ये क्या होगा, स्पेसिफिक होगा। यानी मैं यूं कहूं कि इस एक्ट के जरिए से लैंड रेवेन्यू एक्ट में थोड़ी सी तब्दीली की गई ताकि कुछ गांव की जमीनों पर लैंड रेवेन्यू एक्ट की चैप्टर नंबर 4 जो है उसकी प्रोविजन जो है वो इस्तेमाल की जा सके। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1 जो है वो डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश की, कॉलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड पंजाब एक्ट 1912 की। और इसमें हमने कोई 8 सेक्शंस जो हैं वो कवर किए हैं। इंशाल्लाह नए चैप्टर में चैप्टर नंबर 2 के साथ एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।